गुड मॉर्निंग। लास्ट न्यूमेरिकल कौन सा किया था? 0.7. ओके, मतलब 3 न्यूमेरिकल सिर्फ बाकी, आज 8, 9, 10। ओके, सबसे पहले 8.8 से स्टार्ट करेंगे। सपोज that the electric field amplitude on an electromagnetic wave is E0 is equal to 120 Newton upon Coulomb, and that its frequency 50 mHz. So number 1, determine B0, omega, k, lambda. इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ E and B. Okay, now the given physical quantity, the amplitude of magnetic field 120 Newton upon Coulomb, and second is the frequency 50 mHz, and therefore 50 into 10⁶ hertz. Okay, calculation में पूछा B0, omega, k and lambda. Okay, first option, so number 1. Now E0 upon B0 is equal to C, and therefore B0 is equal to E0 by C. E0 is equal to 120, 3 into 10⁸. So now ratio is 40 into 10⁻⁻8, 4 into 10⁻⁻7 Tesla. Okay, so first answer B0. Okay, now second, the angular frequency. So angular frequency is equal to 2 pi f. So 2 into 3.14, and the frequency is a 50 into 10⁶. So now 50 into 2 is 100. 100 into 3.14 is a 314, and 314 into 10⁶ is called 3.14 10⁸ radian per second. Radian per second is the second question. Third, वेव वेक्टर k. अब देखो k के लिए जो फॉर्मूला है इज 2 पाई अपॉन लैम्डा. 2 पाई अपॉन लैम्डा, इसमें 2-3 मेथड है. 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो सबसे पहले आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं. c इज इक्वल टू एफ लैम्डा. c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जिससे लैम्डा मिल जाएगा. और लैम्डा कैलकुलेट करने के बाद k कैलकुलेट करना तो हो सकता है. क्लियर? लेकिन यहां लिख रहा हूं, चलो नंबर 3. तो आप c इज इक्वल टू एफ लैम्डा से पहले लैम्डा कैलकुलेट करेंगे और k की वैल्यू 2 पाई अपन लैम्डा, वो भी पॉसिबल है. लेकिन एक चीज और भी, ओमेगा अपन k, एंड दैट इज इक्वल टू बी c. ये 11th में था, तो इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं. k इज इक्वल टू ओमेगा अपन c, एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 3.14 10⁸. 3 into 10⁸. ओके, रेशियो क्या होगा जिसे हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर सके? वन पॉइंट जीरो. कितना लिख सकते हैं? 744 होगा. ओके, 6 तक 6 आगे कंटिन्यू रहेगा. 6 7 कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा. 1.047. ओके, रेडियन अपन मीटर. यही मेथड है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं. आप पहले लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा से भी आपको आंसर मिल सकता है. ओके, लेकिन 11th में फॉर्मूला थी ओमेगा अपन k दैट इज इक्वल टू c. Fourth question, k is equal to 2 pi upon lambda. So lambda is equal to 2 pi upon k. ये भी पॉसिबल है.
या c इक्वल टू एफ लेमडा से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 3.14, k इज इक्वल टू 1.047। ओके, लेमडा की वैल्यू क्या होगी? सिक्स पॉइंट 28 डिवाइड बाय 1.047, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी जल्दी। 5.99 5.998। 5.998 ओके, तो अप्रोक्सीमेट 6 मीटर भी पॉसिबल है। इसको 6 मीटर लिख के भी हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में पूछा उसने, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। ओके, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सपोज करके लिखना पड़ेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन सपोज करके लिखना पड़ेगा, उसे किसी भी टाइप की डायरेक्शन नहीं बताई, तो क्या लिख सकते हैं? Suppose the given electromagnetic wave is propagate in x direction. Propagation direction कौन सी ली मैंने? x axis। पहले स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। If the given electromagnetic wave is propagate in x direction, okay, तो अब बाकी क्या बचा? y और z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन y axis, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन y axis, and therefore E0 sin k x minus ओमेगा टी। ओके, यहाँ सभी चीज लिखना शुरू कर देंगे। E0 की वैल्यू क्या थी? 120। 120 साइन यहाँ पीछे लिखना पड़ेगा y है, y। सो दे करेक्ट। साइन k की वैल्यू, k मतलब 6, सॉरी 1.047x माइनस ओमेगा 3.14 10⁻⁸ इंटू j कैरेट। इंटू क्या लिखेंगे? j कैरेट। यूनिट इसके बाद लिखना पड़ेगा वोल्ट अपन मीटर। ओके, ये एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, सो B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी k कैरेट। सो B0 की वैल्यूएशन आपने कैलकुलेट की थी 4 इंटू 10⁻⁻7 साइन, बाद में ब्रैकेट तो होगा 1.047x माइनस 3.14 10⁻⁸ k कैरेट, और उसके बाद यूनिट होगी इसकी टेस्ला। लेकिन आप लिखेंगे तो सबसे पहले सपोज करके बताना पड़ेगा कि प्रोपगेशन डायरेक्शन इज एक्स एक्सिस, क्योंकि इसमें कहीं भी ये वैल्यूएशन लिख के नहीं दी। ओके, उसको बताना पड़ेगा किस डायरेक्शन में जाए, तो आप ये दोनों का एजम्पशन ले सकते हैं, क्योंकि j क्रॉस k एंड दैट इज इक्वल टू I। वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन ऑलवेज E क्रॉस B से मिलती है। क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल था 8.8। ऐसा तो क्या है कि सपोज फर्स्ट क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ ले तो भी 2 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ हो जाएगा। सेकंड लेफ्ट कर दे, इतना ही क्वेश्चन कंप्लीट करके देंगे तो भी पॉसिबल है। क्लियर? क्योंकि चैप्टर के अंदर 5 मार्क्स वेटेज फर्स्ट टाइम हुआ है, अब तक कभी चैप्टर नंबर 8 की वेटेज इतनी ज्यादा नहीं आई। 3 मार्क्स ऑलवेज रहता था, कभी एमसीक्यू से खत्म हो जाता था, कभी एक एमसीक्यू पूछ के 2 मार्क्स क्वेश्चन थी, लेकिन फर्स्ट टाइम 3 एमसीक्यू और सिंगल 2 मार्क्स क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट इज 8.9। ये न्यूमेरिकल लेंथी है, लेकिन इसमें किसी भी 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन कंप्लीट करके भी 2 मार्क्स क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट मैंने जो बताया था उस तरह से
2020 के अंदर उसने न्यूमेरिकल पूछा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इस बार वो थियरी ज्यादा ही, क्योंकि मेजोरिटी तो इसमें थियरी ज्यादा है, 2 मार्क्स क्वेश्चन के हिसाब से पॉसिबल थियरी ज्यादा है। 8.9 एक्सरसाइज 8.9 The terminology of the different part of the electromagnetic spectrum is given in the text. Use the formula E is equal to HF. ये लोग H स्मॉल भी लिखते हैं, लेकिन इसको HF करके लिखो तो कभी वेलोसिटी, वोल्ट, ये सब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें लिखा है HF मतलब वो तो फोटोन की एनर्जी होगी। फोटोन वाली चैप्टर में क्या 11th में थी ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू HF करके लिखा जाता है। So लिखा है फॉर एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन फोटोन, ओके, फोटोन के लिए बताया तो ऑब्टेन, ओके, ये जो एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे ना, इसमें मेजॉरिटी इसमें लिखा है एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन दैट वे are the different scale of photon energies that you obtain related up to the source of electromagnetic radiation. अब देखो ऐसी क्वेश्चन तो एक बार एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जब आपको ये कैलकुलेट करना है तो हर पहले रेडियो वेव, सबसे पहले क्या होगा, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए, ओके। रेडियो के बाद में माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, जो भी जितने आप पोर्शन डिफरेंट जानते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं, तो आप इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर जूल में मिलेगा। लेकिन कैलकुलेट किस में करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट होगा, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन कैसे होगी, एस फॉर एग्जाम्पल। चलो फर्स्ट पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एच क्या है, हाइट, Planck's constant. प्लेन कांस्टेंट, ओके। एच इज इक्वल टू 6 पॉइंट, क्या लिखेंगे, 6.625 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी यूनिट है, जूल इंटू सेकेंड। तो एच की वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब आपको जो लिखना है ओनली एंड ओनली, क्या लिखेंगे आप, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करो, पहले कौन सी सेक्शन पढ़ी थी, रेडियो वेव, पहले किसकी फ्रीक्वेंसी लिखी थी, फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले रेडियो वेव्स था, फ्रीक्वेंसी क्या थी उसकी, रेडियो वेव के लिए फ्रीक्वेंसी, पैराग्राफ पढ़ना बाकी ऐसा है, आगे थियरी में चेक करो। रेडियो वेव के लिए फ्रीक्वेंसी क्या दी, रेडियो वेव के लिए उन्होंने फ्रीक्वेंसी की रेंज दी 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 mHz, 500 किलोहर्ट्ज टू 1000 mHz। अब सपोज ये तो रेंज है, हमको कैलकुलेट करना, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यही प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल के अंदर है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर ये सब वैल्यूएशन उन लोगों ने लिख के नहीं दी, लेकिन जहां भी कैलकुलेशन लिखते हैं ये पोर्शन आपको एक्सरसाइज में दिया, इलस्ट्रेशन में होता तो भी टेक्स्ट में देख लेते कि कौन कौन सी उन लोगों ने फ्रीक्वेंसी यूज किया और कैलकुलेट किया है। इसलिए मेजॉरिटी सभी जितने रेफरेंस बुक है उन लोगों ने जो भी लिख के दिया, उन लोगों ने लिख के दिया 3 × 10⁸ हर्ट्ज, 3 × 10⁸ हर्ट्ज। इसका मतलब 300 mHz, रेंज क्या है 500 kHz टू 1000 mHz, बराबर। इन लोगों ने कौन सी फ्रीक्वेंसी उसकी 300 mHz की कैलकुलेशन है, ओके। अब इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करो, इज इक्वल टू HF, तो ये आंसर इन जूल रहेगा।
देखिए E इज इक्वल टू एच एफ अपॉन ई, मतलब E इक्वल टू 1.6 10 टू माइनस 19 से आप डिवाइड करेंगे, सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना तो 6.625 10 टू माइनस 34 3 into 10 to 8 1.6 10 to minus 19। ये कंप्लीट करके दो कितना होगा? क्या आंसर होगी? 10 टू माइनस 19 ऊपर लेंगे तो प्लस है, मतलब ये 27 हो जाएगा। 12.42 into 10 raised to minus 7. 12.42. 12.42 10 टू माइनस 7, इसका मतलब 1.242 10 टू माइनस 6 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आंसर होगी रेडियो वेव के लिए। अब दर्पण में उसके बाद माइक्रोवेव होना चाहिए, तो माइक्रोवेव तो दिया ही नहीं, डायरेक्ट उसने विजिबल रेंज दे दी, सॉरी पहले इंफ्रारेड दिया देन उसके बाद विजिबल। माइक्रोवेव की कैलकुलेशन नहीं दी, क्योंकि अपने हमने जो पोर्शन पढ़े थे वो टोटल पोर्शन सेवन टोटल डिफरेंट पोर्शन हमने पढ़े थे। सबसे पहले क्या था? रेडियो, उसके बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद कौन सा था? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, बाद में विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद गामा रेस तक पढ़ा था। ओके चलो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा? सेकंड नंबर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 10 टू 9 हर्ट्ज टू 10 टू 12 हर्ट्ज। मैं MSZ में नहीं बता, डायरेक्टली 10 टू 9 हर्ट्ज टू 10 टू 12 हर्ट्ज। ओके, तो ये दोनों के बीच की कोई एक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं कि F इज इक्वल टू 10 टू 10 हर्ट्ज सपोज, किसी भी 10 टू 10 हर्ट्ज। तो कैलकुलेशन क्या हो सकती है? E इज इक्वल टू HF by E 6.625 10 to minus 34 10 to 10 upon 1.6 10 to minus 19, ये ऊपर हो जाएगा तो 29। ये रेशियो बताओ 6.625 डिवाइड बाय 1.6, 6.625 डिवाइड बाय 1.6, जल्दी आंसर 6.625 डिवाइड बाय 1.6, 4.14. 4.14। ओके ये ऊपर गया तो 10 टू प्लस 29, प्लस 29 मतलब क्या होगा? 10 टू माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली कैलकुलेशन उन लोगों ने नहीं दी, उन लोगों ने सबसे पहले दिया था फर्स्ट रेडियो, रेडियो के बाद डायरेक्टली उन लोगों ने इंफ्रारेड बताया, डायरेक्टली उन लोगों ने क्या बताया? इंफ्रारेड। लेकिन सबसे पहले रेडियो, रेडियो के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन क्या होगा? विजिबल। ओके अब क्या आएगा? नंबर 3, अब इंफ्रारेड बराबर
इंफ्रारेड ही आएगा ना उसके बाद, चेक करो। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लेकिन एवरेज करके फ्रीक्वेंसी दी 6 इंटू 10⁻14, बस ये वैल्यूएशन हमें लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। 6 इंटू 10⁻14, मैं इसलिए न्यूमेरिकल आपको ये कंप्लीट करवा रहा हूँ कि सपोज ये पूरा न्यूमेरिकल ऐसे तो नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यूएशन मैं लिख रहा हूँ ये वैल्यूएशन आपको कहीं नहीं लिख के दी। ओके, ये एवरेज वैल्यूएशन है। ओके, उन लोगों ने किसी एक पोर्शन के भी कैलकुलेशन पूछी कि आप माइक्रोवेव के लिए फोटोन एनर्जी कैलकुलेट करके दो, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा या खुद को लिखना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशंस को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे लिख के देना पड़ेगा। E is equal to HF upon E, 6.625 10⁻⁻34, 6 into 10⁻14, 1.6 10⁻⁻19, कंप्लीट करो तो 6.625 into 6 divide by 1.6, ओके। इंफ्रारेड की तो उन लोगों ने ये विजिबल के लिए लिखा है, इंफ्रारेड के लिए उन लोगों ने भी 10⁻14 मैंने चेक किया तो 6000, एक मिनट आपको वी चेंज करना, वी 10⁻13 है, ओनली 10⁻13, 1 into 10⁻13 वो विजिबल में लिख के दिया उसने। 6000 to 8000 मतलब 6000, अरे 4000 to 8000, 6000 यही होगा। 1 into 10⁻13, ये तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये दोनों की रेशियो है। चलो 6.625 डिवाइड बाय 1.6, 6.625 डिवाइड बाय 1.6, कितना आंसर है? इतना ही आना चाहिए ना, क्यों कैलकुलेट के पता नहीं। देखो ये तो रेशियो है, ये दोनों की रेशियो वही नहीं, 4.14 इंटू, ओके 10⁻2 क्या होगा, तो ये ऊपर गया तो 32, मतलब 4.14 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर infrared, now visible, fourth विजिबल लाइट के लिए F इज इक्वल टू 6 इंटू, पहले जो मैंने लिखा था वही, क्योंकि हम वो कैलकुलेशन 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम वो वेवलेंथ है, सम स्तर की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकता है। लोगों ने विजिबल में लिखा 6 इंटू 10⁻14, तो 6 इंटू 10⁻14 मतलब E इज इक्वल टू HF बाई E, 6.625 10⁻⁻34, 6 into 10⁻14, 1.6 10⁻⁻19, 6.625 into 6 divided by 1.6,
क्या आंसर हुआ? सभी आराम से बैठे हुए हैं। 24.84 फिर से 24.84 24.84। ओके, ये जब ऊपर जाएगा तो +33 हो जाएगा। 19 + 14 33, सो इंटू 10⁻⁻1, सो 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आंसर। 2.484 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, उसके बाद विजिबल के बाद उन लोगों ने अल्ट्रा वायलेट लिखा होगा। फिफ्थ, ओके वही है। अल्ट्रावायलेट के लिए क्या लिख के दिया? फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट V इज इक्वल टू, लिखा है लिखने, F इज इक्वल टू 10⁻15 हर्ट्ज। तो सिंपली हो जाएगा E इज इक्वल टू HF अपॉन E, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। इसका मतलब 6.625 10⁻⁻34 10⁻15 डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। अगेन दिस रेशियो क्या आंसर हो सकती है? 4.14 यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये दोनों की रेशियो 1.4। ओके, अब ये ऊपर जाएगा कितना होगा? 15 है, -19 मतलब क्या? 34 34 34 कैंसल, यही आंसर। 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। ओके, नाउ 6 किसने बताया? एक्स रेज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी लिखी 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। So now E is equal to HF by E, 3 × 10⁻18 not 8, 18 हर्ट्ज। पहले लिखेंगे H 6.625 10⁻⁻34 3 × 10⁻18 1.6 10⁻⁻19। क्या रेशियो होगा इसका? चेक करो तो। सिक्स 6.625 into 3 डिवाइड बाय 12.42 12.42। क्लियर ना? कुछ नहीं करना था, ये रेशियो हम जानते हैं 4.14, सो इंटू 3 करना था। ओके, इसको ऊपर लेंगे तो 37, ये ऊपर जाए तो कितना होगा? +37, ये -30, तो इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? ना उसके बाद गामा रेज 7 नंबर। गामा रेस के लिए फ्रीक्वेंसी दी उसने 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। तो इजीली इसकी तरह कंप्लीट हो जाएगा, मल्टीपल 3 है इसलिए। E is equal to HF by E, E is equal to HF by E, 6.625 10⁻⁻34 3 × 10⁻20 1.6 10⁻⁻19। again this ratio is 4.12 into, sorry 4.14, sorry ये रेशियो 4.14 into 3, आंसर ये होगा 12.42। ये ऊपर गया तो 39 मतलब ये 10⁻। आप एक एक पॉइंट शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं, 1.242 10⁻⁴, 1.242 10⁻�6, इस तरह भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो सभी 7 जितने भी थे, इसमें दर्पण के अंदर आपको माइक्रोवेव लिख के नहीं दिया था, लेकिन फिर भी माइक्रोवेव के लिए हमने कैलकुलेशन की
ये सभी पोर्शन याद इसलिए रखने हैं, किसी एक कैलकुलेशन को भी या किसी दो कैलकुलेशन को भी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे तो 2 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? सिर्फ आपको लिख के देंगे कि भाई आपको एक्सरे और गामा रेज, एक्सरे और गामा रेज, ये जो फोटोन है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करके देनी है, तो बस इतनी कैलकुलेशन होगी, 2 मार्क्स क्वेश्चन पॉसिबल है। ओके, नाउ 8.10, 8.10 हो सके तो एक बार वो जितने भी 7 मैंने पोर्शन कंप्लीट, एक बार फटाफट चेक करो तो दर्पण से, डाउट है कहीं। और बीच में सेकंड नंबर में आपको लिख के रखना है कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। किसी ने लिखा तो बस ऐसे जाने दिया, जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव कितनी लिखी थी? जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव क्या लिख के दिया था? 10⁻10। 10⁻10। ओके, वो लिख के रखो और वो पोर्शन कैलकुलेशन में लिख के रखना है। दर्पण में नहीं दिया लेकिन आप उसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करेंगे, ऊपर जगह खाली है, चेक करो दर्पण में। F इज इक्वल टू 10⁻10। फटाफट इसको एक बार स्कैन कर लो। चलो, टोटल 7 डिवीजन होने चाहिए। कितने? 7। वो कंप्लीट कर दो, मतलब 10 कंप्लीट कर दे आज, चैप्टर की सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए। नहीं पता चला तो इस डिवीजन के अंदर सभी जितने पोर्शंस हैं, सबसे पहले रेडियो, देन माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा, सबके फ्रीक्वेंसी याद रख लो, मतलब अपने आप कैलकुलेशन आपको पता चल जाएगी। क्लियर? आज जितने जितने एब्सेंट है, अभी मैंने प्रेजेंस ले ली है, जो भी एब्सेंट बचेगा, एक आज से एक चीज होगी, होमवर्क रेगुलर सबमिट करना है। होमवर्क नहीं है तो कल मैं एंटर नहीं करूंगा। क्लियर? और जिन जिन लोगों ने रोल नंबर नहीं लिखा, कल से लिखना शुरू कर दो। आज भी मैंने देखा बच्चा रोल नंबर 4 या 5 लोग ऐसे जिसने रोल नंबर नहीं लिखा, आगे आपका कैदी नंबर लिखना है। क्लियर? हाँ, अब रोल काम नंबर सर, हाँ रोल नंबर। भाई कैदी नंबर बता, रोल नंबर सिंपल है ना, उसी से पहचान होगी। वो कंपलसरी लिखना है आगे। और आज से चेक करेंगे कितने लोगों ने होमवर्क किया, कल उसको एडमिट करना है, वरना नहीं करना है, क्योंकि वर्क नहीं करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होमवर्क नहीं करते। अगली साल देखेंगे ऐसा। चलो जल्दी, 8.10। In an electromagnetic wave, the electric field oscillates simultaneously at the frequency of 2 into 10⁻10 hertz. And the amplitude is 48
वोल्ट अपन मीटर, किसकी एम्पलीट्यूड, तो यूनिट से पता चलती है 48 वोल्ट अपन मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यूनिट है, यूनिट किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। नंबर 1, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ वेव, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ वेव। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ मिलेगी। एंड नंबर 3 जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, सो दैट द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, C equal to 3 into 10⁸. ओके, पहले तो सिंपल ऑप्शन है, C is equal to F lambda, lambda equal to C by F, 3 into 10⁸, frequency 2 into 10⁻10, ratio 1.5 into 10⁻2 meter. Clear? ओके, देन उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो नाउ E0 upon B0 is equal to C, so now B0 equal to E0 upon C, 48, 3 into 10⁸, 16, 10⁻⁻8, 1.6, 10⁻⁻7 टेस्ला। क्लियर? अब आपको कंपेयर, सो दैट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थर्ड पोर्शन, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला क्या होगी, सेकंड चैप्टर में था, कैपेसिटर के अंदर ही हमने प्रूव किया था, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर आरएमएस, या स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर आरएमएस लिखा जाता है, यहां जहां भी मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी वहां आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं। सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन कांस्टेंट, सो 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, उतना ही था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर फील्ड के इंटेंसिटी वेक्टर चेंज होते हैं, और चेंज होंगे इसका मतलब क्या होगा, इसको 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर आरएमएस लिखा जाएगा। ओके, नाउ सिमिलरली एंड करके लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला, सो v स्क्वायर आरएमएस अपॉन 2 म्यू 0। अब उन लोगों ने बताया ये दोनों इक्वल, ऐसा प्रूव करके दो। अब सपोज दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ऐसा कि दोनों के रेशियो 1 होनी चाहिए, दोनों के रेशियो क्या आनी चाहिए, 1। सपोज रो E अपॉन रो B इज इक्वल टू, पहले इसकी फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर आरएमएस अपॉन 2, ये हो गया, इसको रेसिप्रोकल के तौर पे लिखना है 2 म्यू 0 अपॉन बी स्क्वायर आरएमएस। टू कैंसल, सबसे पहले ई आरएमएस बी आरएमएस स्क्वायर, स्क्वायर आरएमएस अपॉन बी स्क्वायर आरएमएस हो गया, इनटू म्यू 0 एप्सिलॉन 0, म्यू 0 एप्सिलॉन 0। ओके, E अपॉन B इज इक्वल टू C, ये होगा C स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन C स्क्वायर, क्यों, दो फॉर्मूला मैंने यूज की, E RMS B RMS इज इक्वल टू C, और सेकेंड 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू C, यहां दोनों साइड स्क्वायर करो मतलब C स्क्वायर हो जाएगा, यहां दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये ऊपर लेना है नीचे लेना है, क्योंकि म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू C स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, सो रो E अपॉन रो B इन इक्वल टू 1, तो प्रूव क्या होगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? बराबर है। ऐसे तो ये प्रॉपर्टी हमने थियरी में भी बताई थी,
थियरी भी कंप्लीट किया था कि डेंसिटी की फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ओके, तो टोटल इतने 8.10 तक आपके पास न्यूमेरिकल है। 8.10 तक आपके पास न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि आज जितने भी हुए, आज मेरे ख्याल से 3 ही न्यूमेरिकल हुए, 8.8, 8.9, 8.10 वो कंप्लीट कर देंगे। क्लियर, होमवर्क में इतना ही है, लेकिन होमवर्क रेगुलर कंप्लीट करना है। और एक चीज और, नेक्स्ट से सेकंड पार्ट मतलब चैप्टर नंबर 9, सेकंड पार्ट में 9 नंबर 10 नंबर सभी चैप्टर मतलब दोनों चैप्टर की टोटल वेटेज 20 मार्क्स है। मतलब रेगुलरली अटेंडेंस रखनी और होमवर्क रेगुलर रखना है, मतलब जिसने प्लस माइनस किया उसको लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि वो वर्क नहीं होगा, वो चैप्टर भी लेंदी है, वर्क ज्यादा करना है। ओके, इसलिए कंटिन्यू प्रेजेंस रखनी है और वर्क करना है। आज होमवर्क में सिर्फ 3 न्यूमेरिकल है, इतना कंप्लीट करके देना है। क्लियर, और फ्राइडे वाली टेस्ट तो पता है, चैप्टर नंबर 7 एमसीक्यू। क्लियर, तो आज इतना ही रखेंगे, कंप्लीट कर दो।